वो लोग जिनके कपड़े बोसीदा हो, खाने को रोटी ना हो और जूते भी फटे हुए हो। उनके पास कुछ और हो या ना हो, लेकिन एक कहानी जरूर होती है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर दुनिया दाद दिए बगैर नहीं रह सकती। कुछ यही हाल फिल्म इंडस्ट्री के एक चमकते सितारे का भी था। जब वो अपने कैरियर के उरूज पर था तो मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उससे मिलकर कहा कि आप अपनी अदाकारी में एक लफ्ज भी नहीं बोलते, लेकिन फिर भी दुनिया आपकी बात को समझ जाती है और आपको दाद दिए बगैर नहीं रह पाती। तो उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि अजीब बात है कि आपके तमाम तर अल्फाज लोगों के सामने मौजूद हैं। लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन किसी को भी आपकी बात समझ में नहीं आती। नाजरीन, साइलेंट कॉमेडी की दुनिया का ये बेताज बादशाह कोई और नहीं बल्कि चार्ली चैपलिन था, जिसके मज़ाहिया किरदारों और फिल्मों की वजह से आज भी दुनिया उसे खूबसूरत अल्फाज में याद करती है। बज़ाहिर खुशबाश नजर आने वाले चार्ली की जिंदगी दुखों से भरी पड़ी थी। बाप ने बचपन ही में चार्ली और उसकी माँ को दरबदर होने के लिए छोड़ दिया। माँ अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। सौतेले भाइयों के साथ परवान चढ़ने वाला ये चार्ली अंदर से इंतहाई हसास और दुखी तबीयत का मालिक था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कामयाबी की बुलंदियों पे कैसे पहुंचा। मोहब्बत की तलाश में उसने कितनी फिल्म अदाकाराओं से शादी की, उसकी जिंदगी की बेहतरीन फिल्म कौन सी थी और मरने के बाद उसकी लाश को लोगों ने क्यों चुरा लिया था। नाजरीन, अगर आप चार्ली चैपलिन की हैरत अंगेज जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। चार्ली चैपलिन का असल नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। वो 16 अप्रैल 1889 में इंग्लैंड के शहर लंदन में पैदा हुआ। चार्ली के वालिदैन अदाकार और गुलकार थे। चार्ली के वालिदैन में जब अलैदगी हुई तो उसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। चार्ली की माँ ने अपनी गुलकारी को जारी रखा और मुश्किल से उनका गुजर बसर होता रहा, लेकिन 1894 में एक अजीब हादसा पेश आया। थिएटर में गाना गाते वक्त अचानक से उसकी माँ की आवाज खराब हो गई। उसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन आवाज मजीद खराब होती चली गई। हॉल में मौजूद लोगों ने चार्ली की माँ पर आवाजें कसना शुरू कर दी। वो सब हंसते, तंजिया कहके लगाते और जो चीज भी हाथ लगती उसे स्टेज की जानिब फेंक देते। बिलाखिर तंग आकर वो स्टेज से नीचे उतरी और स्टेज के पसे पर्दा जाकर बहुत ज्यादा रोई। नन्हा चार्ली, जिसकी उम्र सिर्फ 5 बरस थी, वो ये तमाम मंजर देख रहा था। माँ की तजलील देखकर उससे रहा ना गया और वो भी स्टेज पर चला गया और उस जमाने का एक मशहूर गीत जैक जोन्स गाने लगा। और इस तरह जाने अनजाने में चार्ली चैपलिन की स्टेज की दुनिया का आगाज हुआ। उसकी माँ की ज़हनी हालत बद से बदतरीन होती जा रही थी। वो जिंदगी के तमाम दुखों का बोझ नहीं उठा सकी और एक दिन उसे पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया और चार्ली अपने सौतेले भाई के साथ अपने बाप के पास रहने लगा। जल्द ही उसे स्कूल के हॉस्टल मुंतकिल कर दिया गया। जब वो 12 बरस का हुआ तो उसका बाप जिगर के आर्जे के बाइस इंतकाल कर गया। चार्ली की जिंदगी कठिन से कठिन तर होती जा रही थी। उम्र तो छोटी थी, लेकिन जिंदगी के मसाइल किसी कयामत से कम नहीं थे। लेकिन उन छोटी छोटी आंखों में ख्वाब बहुत बड़े थे। चार्ली को म्यूजिक हॉल से बड़ी दिलचस्पी थी और स्टेज पर काम करने की काबिलियत भी उसमें भरपूर थी। वो दिन भर वहां बैठा रहता और बड़े गौर से लोगों की कारकर्दगी को देखता रहता। 8 साल की छोटी सी उम्र में उसे एक फिल्म के अंदर हमायती किरदार अदा करने का मौका मिला। 18 साल की उम्र में चार्ली अपने एक दोस्त फ्रेड कार्नो के वीडियो आयल नामी एक ग्रुप में शामिल हो गए और उनके साथ मिलकर दुनिया भर में कई स्टेज शोज परफॉर्म करते रहे। न्यूयॉर्क के एक शो में मैट नामी एक कॉमेडी डायरेक्टर की चार्ली पर नजर पड़ी तो उन्होंने चार्ली को कीस्टोन स्टूडियोज के लिए साइन कर लिया, जहां चार्ली ने अपना मशहूर जमाना दी ट्रैम्प का किरदार अदा किया। दी ट्रैम्प एक आवारागर्द था जो आला इखलाकियात का हामिल था। अच्छा लिबास पहनता था, लेकिन जिंदगी के मसलों में कहीं ना कहीं फंस जाता और बड़ी चालाकी से उनसे निकलने की कोशिश करता। इस किरदार की तख्लीक के लिए फैटी अरबिकल ने उसे अपनी वसीओ अरीज पतलून और सर की डरबी टोपी मुहैया की।
चेस्टर कनिंगटन ने एक कोट दिया और पाँव में पहनने के लिए 14 नंबर के जूते हासिल हुए। ये जूते इस कदर बड़े थे कि चार्ली के दाएं पाँव का जूता उसने बाएं पाँव में पहना। चार्ली ने मैक्सवेन से हासिल किए गए मसनूई बालों से मूंछें तैयार की। सिर्फ छड़ी वो वाहिद चीज थी जो चार्ली की अपनी थी। टाइम का ये किरदार हाल के तमाशाइयों पर छा गया। वो हंस हंस कर लोट पोट हो जाते। ये किरदार इटली, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान में ही नहीं बल्कि रोमानिया, तुर्की, ब्राजील, अर्जेंटीना और जर्मनी में भी बहुत मकबूल हुआ। 1914 में बिलाखिर 35 कॉमेडी फिल्मों के बाद चार्ली ने स्टोन को खैराबाद कह दिया और SNA स्टूडियो ज्वाइन कर लिया, जहां से उसने 15 कामयाब फिल्में पेश की। कुछ ही अरसे बाद चार्ली ने चैपलिन स्टूडियो के नाम से अपना एक इदारा कायम कर लिया। 1919 में चार्ली और उनके दोस्तों को बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर यूनाइटेड आर्टिस्ट का खिताब भी दिया गया। चार्ली चैपलिन अपनी जिंदगी की स्क्रीन पर भी इतना ही मशहूर था जितना फिल्मी स्क्रीन पर। उसके अदाकाराओं के साथ ताल्लुकात बहुत मशहूर हुए और ये वो खवातीन थी जिनका चैपलिन की फिल्मों में अहम किरदार था। उसके कुछ मालूमात बहुत ही बुरी तरह खत्म हुए। 29 साल की उम्र में चैपलिन ने पहली शादी 16 साल अदाकारा मिल्ड्रेड हैरिस से की, जिससे उनका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही फौत हो गया। ये शादी सिर्फ 2 साल तक जारी रही। इब्तदाई तौर पर उनकी शादी हैरिस के लिए फायदेमंद साबित हुई क्योंकि उसे तेजी से फिल्म्स की ऑफर्स आ रही थी। कुछ ही अरसे बाद चंद जाती इख्तलाफात की वजह से उनके दरमियान तलाक हो गई। 1924 में चैपलिन के मामलात लेटा ग्रे के साथ बढ़ने लगे, जिसे उसने अपनी फिल्म दी गोल्ड रश में कास्ट किया था, और कुछ ही अरसे के बाद उनकी ये कुर्बत शादी में तब्दील हो गई। चंद ही अरसे के बाद अपने निजी मामलात को छुपाने के लिए लेटा ग्रे ने चैपलिन के मकरू इकदामात का इंकशाफ किया। लेटा ग्रे ने 3 साल ये शादी चलाई और इस दौरान 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन फिर कुछ इख्तलाफात के बायस उनके दरमियान अलहदगी हो गई और उसने चैपलिन को अवामी तौर पर हेरा फेरी करने वाले प्ले बॉय की हैसियत से बदनाम भी किया। उनकी तलाक उस वक्त का सबसे बड़ा अवामी हॉलीवुड स्कैंडल था, जो चैपलिन की बदनामी का बायस बना। अपने नाकाम ताल्लुकात से मायूस होकर चैपलिन अपनी नस्ल के सबसे बड़े फिल्मी स्टार की हैसियत से काम करता रहा। 9 साल बाद उसने पाउलेट गोडार्ड नामी एक फैशन मॉडल से शादी कर ली और उनका ये ताल्लुक 7 साल तक कायम रहा। गोडार्ड के कैरियर पर काबू पाने की वजह से चैपलिन का ये रिश्ता भी खत्म हो गया। ये जोड़ी 1940 में अपनी फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर के प्रीमियर के फौरन बाद अलग हो गई। जब वो 50 साल की उम्र में पहुंचा तो उसे 18 साला ओना ओनेल के साथ अपनी 4थी शादी में सच्चा प्यार मिला। वो एक पुरजोश अदाकारा थी। उनकी उम्र के फर्क के बावजूद भी उनके रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आई। उन दोनों के 8 बच्चे भी हुए और उन्होंने स्विट्जरलैंड में एक भरपूर और खुशगवार ताल्लुक के साथ जिंदगी गुजारी। ओना ओनेल ने चैपलिन की देखभाल करते हुए 1977 में वफात पाई। बोलती फिल्में गोके 1927 में बनना शुरू हो गई थी, लेकिन चार्ली चैपलिन ने 1940 तक खामोश फिल्में बनाने और उनमें काम करने को तरजीह दी। द ग्रेट डिक्टेटर 1940 में उसकी पहली बोले जाने वाली फिल्म थी। ये फिल्म अडोल्फ हिटलर और उसके नाजीइज्म के खिलाफ थी। इस फिल्म में चार्ली चैपलिन ने हिटलर का किरदार खुद अदा किया, साथ ही एक यहूदी बाल काटने वाले का किरदार भी अदा किया, जिसे नाजी बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। हिटलर के किरदार में चार्ली चैपलिन अपने मज़ाहिया किरदार से बिल्कुल हटकर उसी तरह लोगों से मुखातिब होता है जिस तरह हिटलर हुआ करता था। अमेरिकी लोगों ने इस फिल्म के लिए बुरे ख्यालात का इजहार किया, ताहम फिर भी ये फिल्म $5 बिलियन का बिजनेस करके कामयाब ठहरी। इन तनाजात से मायूस चैपलिन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बारिश में चलते हैं कि किसी को उनके आंसू नजर ना आए। चार्ली चैपलिन के इन अल्फाज से मालूम होता है कि वो अपनी जिंदगी से किस कदर नाखुश थे। चार्ली चैपलिन की बहुत सी फिल्में जबरदस्त और कामयाब थी, जिनमें द ग्रेट डिक्टेटर, लाइमलाइट, मॉडर्न टाइम्स, मॉन्सियर विडोक्स नुमाया है। चार्ली चैपलिन को पहला एजाजी ऑस्कर 1929 में फिल्म दी सर्कस के लिए मिला था, जबकि दूसरे के लिए उन्हें 44 बरस इंतजार करना पड़ा।
लेकिन ये इंतजार अपनी जगह इसलिए भी यादगार बन गया कि जब वो ऑस्कर अवार्ड लेने स्टेज पर पहुंचे तो सामीन ने खड़े होकर उनके लिए 5 मिनट तक तालियां बजाईं, जो ऑस्कर अवार्ड की तारीख में पहली बार किसी के लिए हुआ था। उनकी फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर और मॉन्सियर विडोक्स भी ऑस्कर के लिए नामजद हुई। 1970 की दिहाई में उन्होंने अपनी आप बीती माई लाइफ इन पिक्चर्स के नाम से शाया की। चार्ली चैपलिन की शानदार सेहत उनकी आखिरी फिल्म ए काउंटेस फ्रॉम हांगकांग की तकमील के बाद 1960 की दिहाई के अवाखिर में गिरने लगी। 1977 में उन्हें बोलने और चलने फिरने में मुश्किल होने लगी और उन्होंने व्हील चेयर का इस्तेमाल शुरू कर दिया और इसी साल ही वेवी स्विट्जरलैंड में क्रिसमस के दिन नींद में उनकी मौत वाक़ हो गई। उन्हें कोर्सियर सर वेवी कब्रिस्तान स्विट्जरलैंड में दफन किया गया। 1 मार्च 1978 चैपलिन की मौत के बाद उनकी लाश को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया और लाश के बदले 6 करोड़ रुपए तलब कर लिए। पैसे न मिलने पर अगवाकारों ने लाश को एक संदूक में बंद कर फेंक दिया। चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और जिस्ते खाकी 11 हफ्तों के बाद झील जनेवा के करीब से बरामद कर लिया गया। उनकी दोबारा तदफीन के बाद कब्र पर 6 फीट मोटी कंक्रीट की तह डाल दी गई ताकि मुस्तकबिल में कोई दोबारा ऐसी कोशिश ना करे। तो नाजरीन, आपको चार्ली चैपलिन की ये दिलचस्प जिंदगी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।